मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे गलती न पड़े भारी चली चुनावी तैयारी की। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भले अभी बाकी है, लेकिन प्रदेश की सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। हर दल जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ साथ अपनी संगठनात्मक संरचना को दुरुस्त करने में जुट गया है। प्रदेश में चुनाव की बात आते ही मुकाबला हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जाता है। इसी के चलते बैठकों और आयोजनों के बाद भाजपा व कांग्रेस अब संगठन विस्तार पर फोकस कर रहे हैं और सदस्यता अभियान के साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं को साथ रखने की कवायद भी चल रही है। इसी कड़ी में लंबे समय के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी नई जम्मू कार्यकारिणी और 5 नई समितियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की इस नई टीम में 24 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव और 7 सचिव बनाए गए हैं। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 41 वरिष्ठ नेताओं को कार्यकारी समिति में जगह मिली है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी टीम को बड़ा विस्तार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्थायी आमंत्रित, विशेष आमंत्रित और प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की सूची जारी कर दी। इसमें 25 नेताओं को स्थायी आमंत्रित यानी पदेन सदस्य, 32 को विशेष आमंत्रित सदस्य और 121 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। कुल मिलाकर 178 नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का मकसद एक ही नजर आ रहा है। 27 से पहले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए। भले ही संगठन विस्तार का विषय दोनों दलों का अंदरूनी मामला हो, लेकिन इस बीच दोनों दलों में आपसी बयानबाजी भी देखी जा रही है। जहां दोनों दल अपनी अपनी कार्यकारिणी पर खुश हैं, तो वहीं एक दूसरे पर तंज भी कसते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आपसी बयानबाजी और दावे भी सामने आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी खास बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2027 का चुनावी बिगुल भले न बजा हो, पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में चुनाव का मतलब हमेशा सीधा टकराव रहा है। इसी वजह से अब दोनों दल तमाम आयोजनों के बाद संगठन विस्तार में जुटे हैं। वहीं सदस्यता बढ़ाने के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश चल रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भाजपा के काफी तंज सुनने व लंबे समय के बाद अपनी कार्यकारिणी उतारी है। इधर भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा ने टीम का विस्तार कर 25 पदेन सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित और 121 कार्य समिति सदस्य घोषित किए हैं, यानी कि कुल 178 नेताओं को नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस बीच दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस की नई जम्मू कार्यकारिणी पर तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा के अनुसार 36 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव, 74 सचिव के साथ इतनी बड़ी कार्यकारिणी बना देने से यही लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ बनाना पड़ रहा है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगी हुई है, जो संगठन चलाने का कोई बिंदु नहीं है। वहीं कांग्रेस की माने तो भाजपा की अंदरूनी स्थिति खराब है और भाजपा नेताओं में आपसी समन्वय की कमी है, जिसके चलते भाजपा अपने नेताओं को खोने के डर से इतनी देर से पद देने का बहाना बना रही है। वहीं दोनों दलों में जमकर राजनीति भी होती दिख रही है। देखिए, चूँकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं, कहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता है, और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं। तारीख को पब्लिक मीटिंग हमारी हुई, एक बड़ी रैली हुई, वो 2027 के चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा शाम 6 बजे भी बैठक हुई है रुद्रपुर में। उसके अलावा अगले दिन सुबह 11 बजे भी बैठक हुई है हमारे तमाम फ्रंटल अध्यक्षों के साथ, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के साथ, हमारे जिला अध्यक्षों के साथ, हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे उनके साथ, हमारे पूर्व सांसदों के साथ, पूर्व मंत्रियों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, सभी लोगों के साथ खड़गे जी ने विस्तार से मीटिंग करी है। और जब भी राष्ट्रीय नेता, खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से संवाद करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, तो उससे कहीं ना कहीं एक पैनापन, एक मनोबल में ऊर्जा मिलती है और मनोबल बढ़ता है। कार्यकर्ता नाराजगी छोड़ो, मैं गणेश गोदियाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि अपने उपाध्यक्षों और महासचिवों के नाम गिना दें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि 36 लोग, 70 लोग, 74 लोग, जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, अब इतनी बड़ी कार्यकारिणी, ऐसा लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ बनाया जा रहा है।
तो कांग्रेस में वो संगठन है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। और अभी भी और बनाने की कवायद वहाँ चल रही, कि लोगों को खुश करने के लिए और भी बनाओ। तो ऐसे संगठन चलता है क्या? इससे पता चलता है कि कांग्रेस की कानूनी स्थिति कितनी खराब है, कि उनको किसी को भी कुछ न कुछ बनाना है तो ही वो कांग्रेस का कहलाएगा, नहीं तो कांग्रेस का नहीं होगा। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। ऐसा संगठन चलता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम भी संगठन चलाते हैं, हमारे पास पद निश्चित होते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ते। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि ये जो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये सांपनाथ और नागनाथ हैं, या यूँ कहें कि ये 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, और दूसरे कहें तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये जो भी करते हैं, मेरे को लगता है एक दूसरे को बताकर या पूछकर करते हैं कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि जनता हम दोनों पे आपस में जो है झोल-मोल करते रहे और समझते रहे। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। पीछे बेशक उन्होंने राष्ट्रहित के उसमें राष्ट्रहित को नियत देखते हुए बीजेपी को अवश्य वोट दिया होगा, लेकिन अब पूर्ण रूप से वो समझ चुकी है कि ये दोनों राष्ट्रीय दल किस प्रकार से छलवे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन नींव अभी में से रखी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संगठनों को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सदस्यता अभियान, बैठकें और अब ये बड़े बड़े विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अपनी जम्मू का निगारनी के जरिए हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश में जुट गई है। भाजपा छोटे कद की लेकिन संतुलित टीम के साथ अनुशासन और समन्वय का संदेश दे रही है, लेकिन इस पूरे विस्तार के बीच बयानबाजियां भी तेज है। एक दूसरे पर तर्ज, दावे और पलटवार से साफ है कि सियासी तापमान बढ़ चुका है। अब देखना यह होगा कि संगठनात्मक मजबूती जमीन पर कितनी वोट में तब्दीली होती है, क्योंकि चुनाव बूथ पर ही जीते और हारे जाते हैं। फिलहाल दोनों दल 2027 के लिए पूरी ताकत झोंकने के मूड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से होगी खास बातचीत। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, मनोज सैनी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, कर्नल रिटायर्ड कैलाश देवरानी, प्रदेश प्रवक्ता यूकेडी, पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, और कुलदीप सिंह जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सतीश चंद्र जी के साथ में करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। सतीश जी, संगठन विस्तार के साथ शुरुआत चुनावी मौसम के हम कह सकते हैं हो रही है। नई जिम्मेदारियां, नए लोगों को जोड़ना, ये लगातार बीजेपी करती रहती है, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले ये जिम्मेदारियां देना, और क्योंकि खुद आपकी पार्टी में कई सारे बड़े नेता बाहरी दलों से भी आए हैं, चुनाव से पहले आवागमन का भी सिलसिला, आवाजाही भी नेताओं की शुरू होती है, तो उन सब को ठीक तरीके से व्यवस्थित कर पाना बीजेपी के लिए हर बार चुनाव से पहले एक चुनौती मानी जाती है। तो क्या, क्योंकि लालसा सबको होती है, जिन लोगों ने आपके दल में आए हैं अन्य दलों से, वो ज़रूर किसी न किसी लालसा के साथ ही आते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो आखिर उन सब को व्यवस्थित कैसे करेंगे? जिम्मेदारियां आप देंगे, लेकिन चुनाव में सीटें तो सीमित ही होती हैं। नहीं, देखिए गरिमा जी, भाजपा एक अनुशासित दल है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो है अपनी जो कार्य भावना होती है, जो उनकी संगठन के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसके लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। और आप ये देखिए कि हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति नेता होने से पहले, मंत्री होने से पहले, विधायक होने से पहले, मुख्यमंत्री होने से पहले वो एक कार्यकर्ता है भाजपा का। और वो डाउन टू अर्थ जिस तरह से हमारे पदाधिकारी संगठन के हों चाहे सरकार के हों वो रहते हैं, तो ये जताता है, ये बताता है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो किस भावना से कार्य करता है। वो सबसे पहले देश हित की बात करता है, उसके बाद संगठन के हित की बात करता है, और उसके बाद अपने हित की बात करता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं है। कोई अगर हमारी विचारधारा से प्रेरित होके, हमारे विचारधारा को आत्मसात करके, हमारी भावनाओं को, देश हित की भावनाओं से उत्प्रेरित होके अगर हमारे दल को उसने ज्वाइन करा है या उससे संबंध रखने की कोशिश करी है, तो हम लोग उसके लिए बाहें फैला के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो अंतिम दौर में आके अपने संगठन का विस्तार कर रहा है, प्रदेश की कार्य समिति बना रहा है। तो ये सोचने का विषय है कि विपक्ष कितना घबराया हुआ है, कि वो अपनी हार निश्चित मान चुका है। और यही वजह है कि 4 साल, 5 साल, 6 साल से अपनी कार्यकारिणी घोषित ना करने वाला विपक्ष आज अपने प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित कर रहा है, और ये मजबूर हो गया है। ये काम करने के लिए उसको इतना मजबूर कर दिया गया कि अगर आपके थोड़ा बहुत गुंजाइश अगर कहीं बचती है तो विपक्ष वो भी देखना चाहता है, वो कसर भी पूरी करना चाहता है। और ये देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष है उसका सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि ये इनके प्रकरण कैसे भी सत्ता में आ जाएं, जो होने वाला नहीं है। और हम लोगों की बात जहां तक है, हमारा संगठन सदैव 24/7 जनता के बीच में रह के कार्य करता है। हमारी सरकार जनता के बीच में रह के कार्य करती है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार हम लोग मुहिम चलाते हैं। तो हम लोगों को इस चीज के लिए कोई इतना ज्यादा अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चुनाव को मात्र पड़ाव मानते हैं। और हम लोग कोई भी चुनाव की चीजों को देख के या चुनाव आने वाले हैं उस चीज को देख के यहाँ पे कोई रणनीति तय नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य देश और प्रदेश में विकास को लाना है और अपने संगठन को मजबूत करना है। अपनी जो संगठन की पहुंच है वो जन जन के बीच में पहुंचने की है। तो हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। तो हम लोग ये एक विशेष प्रकार से कोई तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ये जन सेवा है। हम लोगों का जो मूलभूत हमारा जो सिद्धांत है वो यही है कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना और उसका विकास करना। और गरिमा जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए, हम लोग किसी से प्रेरित होकर या किसी से जलन की भावना से अपना कार्य नहीं करते। हम लोगों का जो सिस्टम है, जो हमारी नीति है, हम उसी के हिसाब से कार्य करते जाते हैं। और देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए जो भी हम लोगों को करना होगा, चाहे वो संगठन स्तर पे हो, चाहे सरकार स्तर पे हो, हम वो आगे बढ़ के करेंगे। और उससे हमें किसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि कोई अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दे या क्या कर दे। लेकिन हमें पता है कि उनका अंततत्व हर्ष क्या होना है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है और जनता ने ये अपना जो भी जो अपना जनादेश देना है वो पूर्ववर्ती चुनाव में भी दिया है, चाहे वो छोटे चुनाव हो, चाहे वो बड़े चुनाव हो। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, चाहे हमारे संगठन के लोग हो। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। कांग्रेस पार्टी से मनोज सैनी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत आपका। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारियां हरीश रावत को जोड़ते हुए दी गई हैं, कई नए पद जो हैं वो दिए गए हैं। आपको लग रहा है कि ये नया बदलाव चुनाव में लोगों में कुछ नया जोश लेकर आएगा, संगठन मजबूत होगा, जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती होगी और वोटर का भरोसा, इससे जीत पाएंगे आप? जी गरिमा जी, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भी है और होश भी है। अब आप उसका एक उदाहरण देता हूं। अभी राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम और आपने देखा किस तरह से युवाओं ने वहां बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभी हमारे परसों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली में सरकार के साजिश के बावजूद भी वहां भारी भीड़ उमड़ी और सरकार की बौखलाहट का नतीजा है कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा। अब एक बात और गरिमा जी, कि जिस नेता को मुख्यमंत्री रहते हुए जनता ने हरा दिया हो, जनता का विश्वास उसने खो दिया, तो वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता। अभी हमारे भाई बड़ी बड़ी बातें जुमलेबाजी कर रहे थे कि विकास 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 का तो भाजपा और संघ का दूर दूर तक का नाता नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की है, विकास की बात की है और इसी को लेकर वो आगे चलती है और देश के जनता के सामने अपने विजन को रखती है। चाहे वो 2002 में उत्तराखंड में नरेंद्र तिवारी सरकार हो, तब भी हमने हजारों कंपनियां लगवाई और जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला, नौकरियां मिली। भाजपा बता दे कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को। हालात ये हो गए हैं कि आज 886 स्कूल बंद हो गए हैं, देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हैं। ये इनकी शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता को दिखाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था है, सड़कों की बदहाल व्यवस्था है, आपने देखा होगा रोज टूटी फूटी सड़कें हैं। हालात ये हैं कि जो सूत्र आपके बता रहे हैं या बीजेपी के बता रहे हैं कि 32 नकारा विधायकों के जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उनका टिकट कटने वाला है। तो ये हालात हो गए हैं। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, जहां से हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी चाहे वो कहीं से भी लड़े, चाहे वो चंपावत से लड़े, चाहे वो खटीमा से लड़े, दोनों जगह से वो हार रहे हैं। ये बताता है कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री धामी है उन्होंने कोई काम प्रदेश में नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार, अवैध खनन, घोटाले, जुमलेबाजी इनकी रही है। और इनका देखिए पूरे 5 साल क्या रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूसीसी, विकास कार्य इन्होंने कोई एक भी गिनाए हो तो बता दीजिए। रही बात सड़कों की, सड़कों का हाल आपने देखा होगा किस तरह से जो भ्रष्टाचार का रास्ता है सड़कों के मामले में, सड़क निर्माण के मामले में सीधा बीजेपी के दफ्तर को जा रहा है, चाहे उसमें रुचि भट्ट के पति का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। इसी तरह से महिलाएं हमारी असुरक्षित हैं। अभी आपने देखा होगा जंगली जानवरों की वजह से अभी एक की मृत्यु हुई है 1-2 दिन पहले। हालात बद से बदतर उत्तराखंड के हो चुके हैं, लेकिन भाजपा की जुमलेबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो आप देखिए
कि जिस तरह से भाजपा धामी सरकार ने साजिश रची, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया था जो हमारी खड़गे जी की रैली में, तो जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और निश्चित रूप से धामी नहीं, इनका इस बार पूरा का पूरा किला ध्वस्त होगा। हालात ये है कि कोई भी इनका मंत्री संतरी विधायक अपने क्षेत्रों में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि हालात इन्होंने बद से बदतर बना दिए हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे रोजगार को लेके। और विकास के नाम तो दूर दूर तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी की है। तो गरिमा जी, इस बार मैं मानता हूं कि जैसे हमारे ये कहते हैं कि कांग्रेस में धड़े बने हुए, हमारे यहाँ कोई धड़ेबाजी नहीं है। ये तो बीजेपी की बौखलाहट है कि वो इस तरह का नैरेटिव फैला रही है। आपने देखा होगा, चाहे राहुल गांधी जी की रैली में, चाहे खड़गे जी की में हो, चाहे हमारी जो प्रभारी हैं शैलजा जी की, हर उसमें हर हमारे नेता एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान जिस तरह से कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर देखिए, मुख्य दलों की ओर से अगर हम बात करें तो लड़ाई साफ नजर आ रही है, और लड़ाई के साथ साथ उनकी तैयारी भी साफ नजर आती है। लेकिन बाकी के क्षेत्रीय दलों ने दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन जो अलग अलग जानकारियां हैं वो नहीं आ रही हैं। ना तो गठबंधन को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट है। यूकेडी क्या करने वाली है चुनाव में? हालांकि कई जगहों पर ये मंच पर खुलकर साफ किया गया कि सभी सीटों पर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में ये भी होता है कि गठबंधन की संभावनाएं नजर आती हैं। तो अब तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं? आखिर जय हिंद गरिमा जी। देखिए, हम स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल सभी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहता है। हमारा उद्देश्य एक ही है, किसी तरह उत्तराखंड से जो ये दोनों पार्टियां हैं, जो सामनाथ और नागनाथ की तरह जो है इन्होंने जिस उत्तराखंड को जो है इन्होंने खोखला कर दिया है, इनको किसी न किसी तरह से सत्ता से बाहर करना है। क्षेत्रीय पार्टी जितने भी और छोटे मोटे दल हैं, सबके साथ हमारी बातचीत लगातार होती जा रही है। और विश्वास रखिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ एक आवाज, उत्तराखंड की आवाज, क्षेत्रीय आवाज बनकर कर उत्तराखंड को एक नया विकल्प देंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक इन दोनों पार्टियों ने क्या दिया है उत्तराखंड को, पूरी जनता जानती है कि विगत 26 सालों से इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। यहाँ के जल जंगल जमीन सब कुछ तहस नहस कर दिया इन्होंने। कहाँ गया वो भू कानून? हम वो भू कानून जनता को हम बता रहे कि हम वो भू कानून चाहते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहां है, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972, वो उससे भी मजबूत कानून हमारे उत्तराखंड में होना चाहिए। ऐसे अगर हम पहाड़ की बात करते हैं, ये उत्तराखंड क्रांति दल का जो मूल आधार ही उत्तराखंड के स्थानीय हित, उत्तराखंड की पहचान, जल जंगल जमीन और क्षेत्रीय स्वाभिमान है। यही कारण है कि ये दोनों ही पार्टियां, इन्होंने न कभी जल जंगल जमीन की बात कही, न कभी उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात की। ये लोगों के उद्देश्य ही बिल्कुल अलग है। और यही कारण है कि इन दोनों पार्टियों से जो है उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो चुकी है। और आने वाला समय एक बहुत ही खूबसूरत 2027 में आप समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में ये अचंभा कैसे हो गया। इनको इनकी करनी का प्रतिफल मिलने वाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, हमारी जो राजनीति होगी वो पहाड़ केंद्रित विकास की राजनीति होगी। हम देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर पे उनका ही डेवलपमेंट नहीं करेंगे। हम दूर धारचूला से लेके और उत्तरकाशी, इन गांव के उस गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है गरिमा जी कि हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के साथ 17 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। तो इससे लगता है जब सैन्य अधिकारी हमारे साथ में है, पूरे लोग, गणमान्य लोगों ने हम पर विश्वास जताया है, तो आने वाला समय उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इन लोगों ने हमारे साथ वो लोग खड़े हैं जिनके सपने इन लोगों ने, बेरोजगार युवा जिनके सपने इन्होंने पेपर
15-15 लाख रुपए में बेच कर जो है बेच दिए। हमारे साथ वो लोग हैं, वो प्रसूति महिलाओं के परिवार हैं जिन्होंने अपना दम तोड़ दिया स्वास्थ्य के अभाव में। हमारे साथ वो वृद्ध माता पिता है जो आज भी दूर गांव में बैठे टक लगाए बैठे कि कब मेरा बेटा वापस आएगा, घर लौटेगा। वो हमारे साथ वो समाज के निर्माता अध्यापक है जिनके सपनों को इन पार्टियों ने कभी दुर्गम के नाम पे, कभी सुगम के नाम पे, कभी पदोन्नति के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे उनके सपनों को लूट दिया है। और आज जो है वो समाज निर्माता जो है रोड पे आकर आंदोलन कर रहा है। ऐसे सभी लोग हमारे साथ हैं जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। ऐसे सभी उत्तराखंडी हमारे साथ है जो अंकिता बेटी के साथ न्याय चाहते हैं, उत्तराखंड की आम बेटी के साथ न्याय चाहते हैं। वो किसान हमारे साथ है जिसके दिन भर मेहनत करता रहा लेकिन उसकी जो फसल है उसको जंगली जानवर तहस नहस कर देते हैं। हमारे साथ वो पूर्व सैनिक है जिन्होंने अपनी 56 इंच की छाती बॉर्डर पे खड़े होकर के जो है ड्यूटी दी, लेकिन जब वो उत्तराखंड में आता है तो वो गार्ड बनकर रह गया। हमारे साथ वो परिवार है, अग्निवीर के वो परिवार है जिनको 4 साल बाद जो है सेना से बाहर कर दिया जाएगा और उनके सपनों को तार तार कर दिया जाएगा। हमारे साथ हर उस वर्ग का जो है सबका हमारे साथ समन्वय है। सब लोग हम पर विश्वास दिखा रहे हैं जिन्होंने इन दोनों पार्टियों से जो है त्रस्त हो चुके हैं। दोनों पार्टियों ने जिनको जो है अपने छल बल कपट से लूटा है, उत्तराखंडियत को लूटा है। तो गरिमा जी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, सैनिक इतनी मात्रा में जुड़ रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है सैनिक कभी हारता नहीं है और उसकी डिक्शनरी में हार शब्द नहीं होता। और आने वाला जो समय है उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। ये दोनों पार्टियां नेस्तनाबूद होकर रहेंगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा भाषण। ठीक है। चलिए यूकेडी को जनता का साथ मिले, ये अच्छी चीज़ है। प्रदेश के लिए प्रदेश के इन दलों ने खैर काम तो बहुत किया है, लेकिन बस आम जनता का विश्वास भी जीत पाएं, ये अच्छी बात होगी। लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों को जोड़ते चलेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पीछे थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूएसएसएम की ओर से, उनका रुख कर लेंगे। थपलियाल जी, यूएसएसएम क्या तैयारी कर रही है? यूकेडी के प्रवक्ता कैलाश जी कह रहे हैं कि भाई वो जनता का विश्वास जीतने के लिए अपनी सारी बातें जो अपनी उपलब्धियां रही हैं, जो अब तक उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया है, गिनाएंगे। यूएसएसएम का क्या स्टैंड है? गठबंधन को लेकर कुछ स्थिति साफ कर पाए क्या अब तक आप? जहां तक अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो प्रमुख दल हैं और रहे हैं उत्तराखंड के, जो सत्ता जिन्होंने यहाँ पे की है, तो इन दोनों के केंद्र में जनता नहीं थी। जब इनका डिबेट आ रहा था, विचार आ रहे थे, ये ऐसे लड़ रहे थे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जैसे दो गैंगों के बीच में फायरिंग हो रही हो। ये ऐसे नहीं बोल, कहीं जनता इनके केंद्र में नहीं थी। लेकिन जो आज क्षेत्रीय दल उभर के आ रहे हैं और जिनकी मांग जनता के बीच में निरंतर बढ़ती जा रही है, वो जनता की आवाज बन के काम कर रहे हैं। ये दीगर बात है कि आज रकी राजनीति धन बलियों के हाथ जा चुकी है, उनके हाथ में खेल रही है। लेकिन जो जनता की आवाज, कोई भी आंदोलन देख लीजिए, चाहे नकल विरोधी आंदोलन हो, चाहे आप गैरसैंण राजधानी का हो, चाहे भू कानून मूल निवास का आंदोलन हो, ये तमाम आंदोलन की आवाजें बनी क्षेत्रीय दल, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जो आज राजनीति, हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, छोटा सा राज्य है, हम ये भारतीय जनता पार्टी को भी अपना ही मानते हैं और कांग्रेस को भी अपना ही मानते हैं। लेकिन हमने वो राजनीति देखी है जहां पक्ष विपक्ष मिलकर आगे बढ़ते थे और विकास उनके केंद्र में होता था। और वो समय भी अभी हाल में ही जो लोग अभी हैं, उन्होंने भूल नहीं पाएंगे इस चीज को कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ में भेजा था, देखिए, सरकार का प्रतिनिधित्व करने। ऐसे लोग, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे इस देश के, उन्होंने अपने विपक्ष के लोगों को कैबिनेट में रखा।
लेकिन जो आज एक दो गैंग जो एक ऐसे डॉन बन के इस देश में छा रहे हैं और उनके जो चेले चपाटे हमारे राज्य में घुसकर काम कर रहे हैं, वो हमारे माथे पे चिंता की लकीरें ला रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मेरे राज्य के संसाधनों को बेच रहे हैं उसको हम रोक भी नहीं पा रहे। जिस तरह से हमारी अस्मिताओं के साथ खेल रहे हैं उस पे हम कुछ नहीं बोल पा रहे। हम अंकिता का छोटा सा अंकिता के न्याय नहीं दिला पाए। इतना मजबूत गैंग है जिन्होंने वीआईपीओ को भी छुपाकर और पूरी अंकिता का जो केस है उसमें एक किसको लिया है, प्रयाणविद को बीच में लिया है। देखिए, जिससे कि जनता को पता ही ना लगे कि सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है वो प्रयाणविद को बताएगा, प्रयाणविद इनका एजेंट है, वो समझ आएगा। माँ बाप जिंदा है उस अंकिता के। हम देख रहे हैं कि इतने सालों से राजधानी जो कि त्यों खड़ी है। कोई राजधानी, स्थायी राजधानी के बिना एक राज्य संचालित हो रहा है, इसकी संवैधानिकता पे सवालिया निशान लगता है। क्योंकि राजधानी सत्ता का केंद्र होता है, इनके लिए कुछ नहीं है। तो ये जो विशेष तौर से मैं ये कहना चाहता हूं, ये आज हमारे अभी तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं सब पहाड़ी मूल के मुख्यमंत्री रहे। आज 5 के 5 सांसद पहाड़ के संसद में बैठे हुए हैं, मुंह बंद पट्टी लगाकर, और वे पहाड़ की पीड़ा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे। इसलिए जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश की परिणति आप 2027 में देखेंगे। हम निश्चित तौर से आज जिस तरह से एक मुख्यमंत्री नहीं, वो चीफ मैनेजर की तरह काम कर रहा है, वो किस तरह से अपनी कुर्सी को बचा के आ रहा है केंद्र के मठाधीशों से, वो हम देखते आ रहे हैं। दुख इस बात का है, इस देवभूमि में, जिस देवभूमि को बुद्धिजीवियों की नर्सरी कहलाती है, उसमें अकाल पड़ गया है विजनरी नेताओं का। अकाल किसी इनके अध्यक्ष को देखो। अभी आपने देखा होगा कि भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे कुछ बोल रहा है और इनको वरिष्ठ नेता विनोद चमोली क्या बोल रहा था, अरे कांग्रेस इतनी बना रही है, क्यों बना रही, हा हा हा, रावण की तरह हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। ये राजनीति है क्या इनका? जिस तरह से एक अध्यक्ष यहाँ पे एक व्यक्ति से मिलकर, दूसरे नेता से मिलकर अपने बेटे का होटल बना रहा है कोडियाला के जंगल में, क्या ये छुप रहा है लोगों से? ये छुप रहा है कि किस तरह से ये पूरे खनन माफियों को अपने मुट्ठी में रखकर किस तरह से ये इस राज्य के, कहां गया मेरा आज जॉर्ज एवरेस्ट, जो एडवेंचर्स का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता था, जो युवाओं को रोजगार दे सकता था। आज टिहरी के युवा रो रहे हैं, उनके सामने टिहरी डैम खड़ा है और उस टिहरी डैम का 1% बेनिफिट मेरे युवाओं को नहीं मिल रहा है। इसलिए जो आज खून के आंसू रोते हुए युवा आज चौराहे में खड़े हैं, उनकी आशा की किरण, उनकी आवाज बनकर हम काम कर रहे हैं। और जहां तक आप बोलते देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे रोल देख रहे हैं हम, और जिस तरह के नेताओं को ये ला रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं अपने में, वो सब जनता जानती है। जिनका कोई दीन ना ईमान नहीं, जिनका यानी इन्हीं के मैं बहुत अंदर तक समाज में घुसा हूं। भारतीय जनता पार्टी का आधा हिस्सा आज इनके लिए कब्र खोद रहा है। वो परेशान है ये देखते हुए कि मेरे राज्य को ये टीम बेच रही है। आप ये देखिए, एक हारा हुआ एमएलए तुमने उसको मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरा हारा हुआ एमएलए उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और राज्यसभा का एमपी। क्या हम बेवकूफ हैं जो इस तरह की इनकी ये पूरे कार्यनामाओं को चुपचाप देखते रहेंगे? मैं कहता हूं कि अभी हम चुप हैं। अगर उत्तराखंड का जनजी आक्रोशित हो गया तो इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 42 शहादतों के बाद मिला हुआ ये राज्य में, ये लोग खेल रहे हैं हमारे जल जमीन और जंगल से। जिस तरह विकास हो गया, जिस तरह से इनके लोग काम करते हुए देख रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हम बहुत चिंताओं में हैं। हमारी एक टॉप क्लास मेडिसिन फैक्ट्री क्या किसी अंधे को नहीं दिखाई देगा कि कितने औने पौने दामों में उन्होंने वो दवाई की फैक्ट्री बेच दी?
इन्होंने हरिद्वार में हॉस्पिटल बेच दिया बना बुना के। क्या लोग हैं ये, क्या लोग हैं। हे भगवान, इनको तो बद्रीनाथ भी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत बहुत चाहे कितनी गर्दन हिला लो, लेकिन उत्तराखंड की जनता चाहती है कि गरिमा जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं जवाब देती हूँ। सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है। क्या सवाल का जवाब दोगे? पहले विनोद चमोली के सवाल का जवाब दो। ठीक है, गंभीर आरोप थपलियाल साहब ने लगाया है। ठीक है, ठीक है, थपलियाल साहब ने काफी, ठीक है, थपलियाल साहब लौटेंगे आपके पास में। अगर बहुत कम शब्दों में आप सतीश जी कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं, फिर हम कुलदीप जी के पास जाएंगे। देखिए गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो बार बार ये विषय आया कि हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, मैं थपलियाल साहब हमेशा ये बात कहते हैं। वही मुख्यमंत्री जी, देखिए वो वही मुख्यमंत्री है जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड में जो मिथक था कि एक बार जिसकी सरकार आती दोबारा नहीं बनती, वो उन्हीं के प्रयासों, उनकी अथक मेहनत से ही बना। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मेहनत करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है, उनको भूलती नहीं है। उनके हमेशा योगदान को याद करा जाता है। और थपलियाल जी जो बात बोल रहे थे कि इनका एक विधायक आ रहा ही हाँ करके बात कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये जनता देख रही है कि ही हाँ करने वाला व्यक्ति जो है वो आप हैं, जो इस तरह से बातें करते हैं जैसे रामलीला का पाठ चल रहा हो। ठीक है, ठीक है, चलिए, ड्रामा चल रहा हो। ठीक है, बात को इस तरह से रखते हैं जिस तरह से कि यहाँ पे लग रहा है कि कोई यहाँ पे ड्रामा चल रहा हो, कोई यहाँ पे नाटक चल रहा हो। तो इस अरे सतीश जी, आप बात पर आइए। कोई कैसे बोलता है इस पर टिप्पणी करने की जरूरत थोड़ी ना है। आप वो कह क्या रहे हैं, भाव क्या है, बस उसको गरिमा जी आप उस पर बोलिए। गरिमा जी टिप्पणी किसने करी? विधायक जी की बात पे टिप्पणी किसने करी है बताइए पहले। गरिमा जी टिप्पणी किसने करी है? बात आपको उनको बोलनी चाहिए थी कि वो विधायक की जो बोलने की शैली है उसको लेके बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थपलियाल साहब आराम से, आप आराम से बोलिए। और ठीक है सतीश जी, आपकी बात आ गई। कुलदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है। कुलदीप जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन अब 27 में चुनाव से पहले जो नई जिम्मेदारियों की हम बात कर रहे हैं, इन जिम्मेदारियों से कितना बड़ा बदलाव इन बड़े संगठन, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस पे आपको नजर आता है? हरीश रावत को भी जिम्मेदारी मिली है, अलग अलग कई सारे पद सामने आए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां मिल गई। बाकी के दलों को भी आपने सुन लिया, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि कुछ करें ना करें, बड़े दलों के वोट तो कम से कम जरूर काटेंगे। गठबंधन की भी बात नहीं है, यूकेडी कह रही सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे। चुनाव दिलचस्प होने वाला है कुल मिलाकर। देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड में चूंकि सत्ता में भाजपा और कांग्रेस ज्यादा रही है और महत्वपूर्ण भूमिका में भी यही दोनों राजनीतिक दल रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों राजनीतिक दलों को आधार मानकर मैं जो बात कह रहा हूं, दो स्थितियां हैं। एक स्थिति भाजपा के लिए है और एक स्थिति कांग्रेस के लिए है। अगर हम कांग्रेस से शुरू करते हैं तो कांग्रेस जो अपने यहाँ दायित्व दे रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देर से जागे, पर अच्छी बात है कि जाग गए और ये जरूरी भी था, क्योंकि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बदलाव की और नई कार्यकारिणी की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं अपनी पटरी पर लौट रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। उत्तराखंड में चुनाव हो और कांग्रेस उसमें परफॉर्म करे, कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से ज़्यादा इसकी चिंता और इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेताओं के कंधों पर है, क्योंकि कांग्रेस में तो ये मैंने पहले भी कहा कि ये स्पष्ट रहा है कि वहाँ जो चीज़ें हैं, गुटबाजी कहें या आपसी मतभेद कहें या ध्रुवीकरण कहें, वो खुल करके है, वो छिपा भी नहीं है और कांग्रेसी उसको छिपाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो उस आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व की ये जिम्मेदारी हो गई है कि भाई कैसे इन सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके हम चुनाव में बेहतर परफॉर्म करें। यही कारण है कि वो लोग जिस तरह से जिम्मेदारियां बांट रहे हैं, ताकि अपनी ही जिम्मेदारियों को पर लोग फोकस रहें, उनके नेता फोकस रहें और परफॉर्म कर सकें, एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर ना करें। तो और चूंकि कांग्रेस का कुनबा काफ़ी हल्का हो गया है, जो इस बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल चुकी हैं, तो थोड़ा व्यवस्थित रूप से वो इस समय प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। और ये प्रयास कितने सफल होंगे, कितने कारगर होंगे, ये धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे और कांग्रेस पार्टी चुनाव में अपनी रणनीतियों पर और अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोग मतलब उनका मन बहुत भारी हो गया है। एक तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती जा रही है कि कुनबा हम बढ़ा रहे हैं, उनका कुनबा बढ़ाने के चक्कर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं,
जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया संगठन के लिए, वो हाशिए पर चले गए हैं। मैं पिछले 20-22 सालों से उत्तराखंड देहरादून में मैं भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूं और मेरा रोज लगभग प्रदेश कार्यालय जाना होता ही रहता है, लगभग सभी लोगों से मिलना जुलना होता है, कांग्रेस में भी सभी लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है कि इस समय बहुत बड़े दबाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कुनबा बढ़ता जा रहा है, एक कहावत हमने सुनी है कि कई बार जहाज में छेद होने से ही जहाज नहीं डूबता है, ओवरलोड होने से भी, अगर उसमें जहाज का वजन उसमें ओवरलोड हो जाए तो भी जहाज डूब जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जहाज भी ओवरलोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कार्यकर्ता जिस हिसाब से वहाँ दायित्व बटे हैं, जिस हिसाब से प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उनको डिफेंड कर पाना अब कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि टीवी डिबेट्स में आकर के या सार्वजनिक उस पर वो बात कह देते हैं पार्टी के पक्ष में, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन भीतर से वो कार्यकर्ता एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं। और ये घुटन, क्योंकि वो 10 साल के शासन में जो तिरस्कार उन कार्यकर्ताओं ने देखा है, झेला है, वो उसकी वानगी है कि वो एक घुटन सी महसूस उनके भीतर हो रही है। और जिस दिन जब वहाँ पे ये कार्यक्रम होता है कि आज इतने लोग शामिल हो गए, इतने लोग शामिल हो गए, फिर उनको लगता है पुराने कार्यकर्ताओं के कि अब और हाशिए में पीछे धकेल दिए गए हैं। कई ऐसे नेता, कई ऐसे लोग जो 2002 के, 2007 की, 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से थिंक टैंक माने जाते थे, रणनीतिकार माने जाते थे, चाहे विधानसभा स्तर से बात करें, लोकसभा स्तर की बात करें, तहसील स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, गांव-गांव जाकर के झंडा डंडा लेकर के जाना, बात करना, रैलियां करना, छोटी छोटी गोष्ठियां करना, उन चीज़ों को लोग काम करते थे। अब वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेपथ्य में चले गए हैं और एक हाईटेक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का जो कॉरपोरेट टाइप का कल्चर वहां आ गया। मैंने देखा भी बीच में कुछ दिनों पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि भाजपा की महामंत्री जो हैं वो एक तो ऑफिस बड़ा कॉरपोरेट टाइप ऑफिस है और वो आती हैं और बुके वुके एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद वहीं पर जो है जो लोग आए हुए हैं, जिस तरह से बातचीत हो रही थी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के संगठन लीडर का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कहीं नहीं झलक रहा था, उसमें वो चीज़ें नहीं झलक रही थी। वो एक ऐसा लग रहा था कोई ब्यूरोक्रेटिक टाइप मीटिंग हो रही है, कोई कॉरपोरेट टाइप मीटिंग हो रही है। तो ये एक जो बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि ये अक्सर निकल करके आ रहा है चीज़ों को लेकर के। पहले तो ये था कि भाई हम तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझते हैं देश में कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान हुआ है 2014 के बाद, जो नई भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है केंद्र के चुनाव से लेकर के, और एक दौर ऐसा आया जब 21-22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अभी भी मैक्सिमम स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसका एक प्रमुख कारण है उनके राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर भाजपा को वोट मिलते रहे हैं। और जो वोट बैंक में जो परिवर्तन आया है उत्तराखंड में भी अगर हम देखें तो चाहे 2007 का चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो, 33% से ज़्यादा वोट बैंक भाजपा का भी नहीं था, कांग्रेस का भी नहीं था। लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा को 46% वोट पड़ती है। तो ये अंतर कैसे आता है? 2022 के चुनाव में भाजपा को 43% वोट पड़ती है। तो ये अंतर जो आया है तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से आया, ये किसी प्रदेश के किसी नेता की वजह से नहीं आया है। यहाँ मतलब अभी तक मैं नहीं समझता कि किसी राज्य में, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा कद्दावर नेता है कि जो ये कहे आकर के कि हम अपने दम पे चुनाव लड़वा सकते हैं। यहाँ अभी इस तरह का नेतृत्व तो है ही नहीं, किसी ने छलका भी नहीं, निकल कर भी नहीं आया, कभी देखने को ही नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये स्थितियां जो हैं वो बड़ी बदली हुई हैं। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, इतना जरूर है गरिमा जी, इसमें कोई दोराई नहीं है, जो सत्य है वो कहना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्य में बड़े काम किए, वो काम दिखते हैं, हम चर्चा करते हैं, वो दिखते हैं। बद्रीनाथ में रीडेवलपमेंट हो रहा है, केदारनाथ में रीडेवलपमेंट हो रहा है, ऑल वेदर रोड बनी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग बना, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, दिख रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिख रहा है, केंद्र सरकार के काम दिख रहे हैं।
5-5 साल में कार्य पूरे हो गए। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री मोदी ने ही उनका उद्घाटन भी किया। आप बताइए ना कि 10 साल में राज्य में भारतीय जनता पार्टी का क्या ऐसा निर्माण है प्रदेश की सरकार का, जिसको लेकर के वो कह सकते हैं कि वो चुनाव में जाएगी। ठीक, तो कई बार हम लोग भी देख रहे हैं, और उन तमाम सारी चीजों को लेकर के आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश की, उत्तराखंड की दावा करती है कि वो चुनाव में विजयी होगी, तो उसका एक प्रमुख आधार जो है वो उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। ठीक है। और अगर कोई इससे बाहर सोच रहा है तो वो उस मुगालते में है कि प्रधानमंत्री मोदी के बिना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, तो साफ तौर पर ये जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मुख्यमंत्री बहुत प्रयास कर रहे हैं, सतीश जी अभी यही बात कहेंगे। सतीश जी, खैर बड़ी अहम बातें उन्होंने कही कि केंद्र सरकार ने बहुत काम किए और हमेशा से उत्तराखंड के नेताओं ने ये कहा है कि राष्ट्रीय राजनीति हमेशा से प्रदेश की राजनीति पर हावी रही है, जो क्षेत्रीय दल कभी नहीं चाहते थे और अभी भी नहीं चाहते हैं। उसको लेकर चाहे थपलियाल साहब हो या कैलाश जी, हमेशा इस मुद्दे को उठाया गया है। आपको लग रहा है कि इस वाले चुनाव में भी वो उतना असरदार होगी? और दूसरा, अभी एक और बात कुलदीप जी ने कही थी कि भाई जो आपका जहाज ओवरलोड है, इस ओवरलोड जहाज से कैसे बचेंगे आप? नहीं मुझ तक जी, आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आप सुन पा रहे हैं अभी? सतीश जी, डिस्टर्बेंस है गरिमा जी, आवाज में क्लैरिटी के साथ आवाज नहीं आ रही, एक बार और बोलिए। ठीक है सतीश जी, की आवाज को प्लीज ठीक किया जाए। आप बोलिए, आपकी आवाज एकदम ठीक आ रही है सर, आप बोलिए। जी गरिमा जी, देखिए मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ। जो मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बड़े भाई, उन्होंने जो अपना विषय रखा, जब उनका मौका था, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा शोभा नहीं देती है। जो इनके मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दौरे पे आए थे, तो उस समय जो मुख्यमंत्री नजीर जी ने बोला, मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो मनोज भाई को देखना चाहिए कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इनके पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन लोगों ने किस तरह अपशब्द का प्रयोग करा पुलिस के लिए, वो पूरा प्रदेश देख रहा है और वो वायरल हुआ पड़ा है वीडियो। तो वो देखने का विषय है कि आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आप एक जिम्मेदार यहाँ पे विपक्ष के तौर पे बैठे हुए हैं उत्तराखंड में, और आपके नेता प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोग किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मैसेज क्या जाता है। दूसरा, इन्होंने बोला कि 32 नगारा विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, ये है वो है। मैं कहना चाहता हूँ महाराज, पहले आप अपने 19 विधायकों का सर्वे करा लीजिए, उनको बचा लीजिए, उनका स्टेटस क्या वो देख लीजिए। पता चल रहा 19 सीट अभी ना इस बार 19 से 9 पहुंच जाए, कोई पता नहीं है कि जनता किस रूप की ओर पलटी मार ले या करवट ले ले। तो आपको पहले उन सीटों पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी आई हुई है, कहीं वो भी ना, उनसे भी महरूम ना रह जाए आप लोग। और उसके बाद आई गरिमा जी बात की धड़े में बटे हुए हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अरे ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आपके धड़े समय समय पर आते हैं। कोई बोलता है भुका हुआ कारतूस, कोई बोलता है लंगड़ा घोड़ा, कोई बोलता है पिथौरागढ़ में किस तरह से सर फुटबॉल हो जाता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां से आधा दौरा छोड़ के भाग के आ जाते हैं, आपके प्रदेश प्रभारी आते हैं, आधा दौरा छोड़ के भाग जाते हैं, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, पंतनगर से वापस चले जाते हैं। तो ये सोचने का विषय है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे छात्रों की घूस प्रोग्राम लेके आते हैं, एक भी प्रदेश का नेता उनके मंच पे खड़ा नहीं होता उनके साथ। तो ये सोचने का विषय है कि उनका कितना विश्वास है आपके नेताओं पे प्रदेश के। तो जनता तो बाद में विश्वास करेगी, आपके राष्ट्रीय नेता विश्वास नहीं कर रहे आपके प्रदेश के नेताओं पे, तो जनता क्या विश्वास करेगी। देखिए गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ भाजपा एक अनुशासित संगठन है और हम लोग अच्छा, सारी बातें आपने भाजपा को लेकर ही बोली, क्या सतीश जी क्षेत्रीय दल आपके कंपटीशन में है? देखिए गरिमा जी, क्षेत्रीय दल अगर कंपटीशन में होते, अगर इन्होंने अपना वर्चस्व या जनता से कनेक्ट होने के लिए कुछ करा होता, तो यहाँ पे जनता वास्तव में हमसे भयभीत होता है या वास्तव में हम इनको अपना कंपटीटर मानते। लेकिन इन्होंने हमेशा उत्तराखंड की पहाड़ी जनभावनाओं के साथ खेलने का कार्य कर रहा है और फिर भी ये जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए। आप देखिए इनका हश्र क्या होता है। एक छोटे से छोटे चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव, का क्या हश्र होता है। इनकी जमानत से जब्त हो जाती है गरिमा जी। ये हम चुनाव में लड़ते नहीं है, ये किसी दूसरी पार्टी को अपना समर्थन दे देते हैं निर्दलीय को, लेकिन नहीं, उसमें भी जनता इनके साथ नहीं आती, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे पहाड़वाद गलत भावना से फैलाएंगे, जैसी पहाड़ी करेंगे, आप बोलेंगे कि बनियों की दुकान से सामान मत लो, आपके नेता रेस्टोरेंट में जाके जूता रखेंगे ओनर की, मालिक के टेबल पर और बोलेंगे कि आप हमारे पैसे तो आप उगाही करेंगे। इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का नाम उगाही क्रांति दल रख दिया है। तो आप क्या सोचते जनता कनेक्ट होगी इनसे?
गरिमा जी आप देखिए, यहाँ पे कर्नल साहब बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं कि सैनिकों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान। अरे आपके नेता कैप्टन ध्यानी, आपने उनको भगा दिया, आपने अपनी पार्टी से उन्हें आउट कर दिया, तो आप सैनिकों का सम्मान करने वाली बात है? आप किस तरह का सम्मान करेंगे महाराज, ये बताइए। आप क्या जानते हैं कि आप सिर्फ सैनिकों की बात कर करके आप यहाँ पे सत्ता में आ जाएंगे? गरिमा जी, मैं खुद एक सैनिक पुत्र हूँ, सीएम साहब जो यहाँ के हैं वो खुद सैनिक पुत्र है, और एक व्यक्ति ये बता दे हर दूसरा इंसान यहाँ पे सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या सैनिक के नाम पे सिर्फ उसी पे रोटी सेक लेंगे? लेकिन नहीं गरिमा जी, यहाँ की जनता अवेयर है, और ये वीर भूमि है, ये देव भूमि है, ये जानती है कि इनके हित के लिए क्या है, इनके अहित के लिए क्या है। तो ये सोचने का विषय है कि क्षेत्रीय दलों को पहले अपने में काम करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ झूठी आधी बातों पे यहाँ जनता का विश्वास नहीं पा सकते हैं। अगर आप सैनिकों के प्रति अपने सम्मान की बात करते हैं, तो आप वहां पे जो आपने अपने कैप्टन ध्यानी जी को तिरस्कार करके बाहर निकाल दिया, उसकी जवाब देनी चाहिए कि आपने उसका इस तरह का हश्र क्यों करा। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास में। कैलाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कैलाश जी बताइए। गरिमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड किसकी देन है? उत्तराखंड क्रांति दल के उन शहीदों की देन है जिन्होंने हंसते हंसते क्रांति दल का अकेले कोई योगदान नहीं एक भी भारतीय जनता पार्टी में बता दो कोई आप सतीश जी आपकी पार्टी में उत्तराखंड का उत्तराखंड के रहने वाले व्यक्ति का योगदान रहा, बच्चे का आप ये नहीं बोल सकते कि यूपी नहीं है। अरे सतीश जी एक एक करके, सतीश जी ये क्या भाई तरीका है? आप दोनों एक साथ बोलेंगे गलत बात। सतीश जी रुकिए, सतीश जी रुक जाइए। सर आप बोल चुके, कैलाश जी आप बोले जल्दी से। तो गरिमा जी 42 शहादतों के बाद ये उत्तराखंड क्रांति दल बना है, और जो नेता मैं बार बार बोलता हूं कि प्रधान लायक नहीं था, आज जो कैबिनेट मंत्री बना हुआ है, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप आप देखिए, आय से अधिक संपदा, इन्होंने तो सैन्य धाम तक को नहीं छोड़ा। ये पांचों धाम की बात करते हैं, सैन्य धाम, उस सैन्य धाम जो 1734 जो यहाँ के 1742 शहीदों के नाम पर बन रहा है, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। 48 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला सैन्य धाम आज 106 करोड़ की लागत तक पहुंच चुका है, लेकिन ये उसका उद्घाटन अभी तक नहीं कर पाए। आप इसके पीछे क्या सोचते हैं? और दूसरी बात, इन लोगों ने जो है हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये उत्तराखंड की बात करते हैं, ये सिखाते हैं हमें क्षेत्रीय दलों को कि हमारे अंदर क्या पीड़ा है। आप लोगों ने केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया है और उत्तराखंड की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, लेकिन बार बार कांट की हांडी नहीं चलने वाली है। 2027 में आप दोनों पार्टियां नेस्तनाबूद होंगी, मैं बिल्कुल बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए धबलाल साहब कुछ कहना चाहेंगे लास्ट सेक्शन जल्दी से? हाँ आएंगे मनोज जी मैं आती हूँ उसके बाद। हाँ धबलाल साहब बहुत कम शब्दों में बोलिए। कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है, और उसको अभी तक ये नहीं मालूम कि पृथक राज्य उत्तराखंड की अवधारणा की जननी उत्तराखंड क्रांति दल है। कितना दुख की बात है, अवधारणा की। ये कांग्रेस की बातें कर रहे हो, ये कांग्रेस की अवधारणा। अगर समझ में नहीं आता सैनिक पुत्र तो चुप रहो, अगर समझ बाद में समझना तब बोलना। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मतलब अभी फिर उंगली उठा के खड़े हो जाते हैं, बताइए ना, मैं उसके बाद बोल दूंगा। आज जो सैन्य धाम है मैडम, जो आज सैन्य धाम है, उसको जिसको कि प्रधानमंत्री ने 5वां धाम कह के बोला है, वो उसका उद्घाटन नहीं करा पा रही। प्रधानमंत्री ने जब देखा, हम सबको इन्फॉर्म किया, फिर इन्होंने रक्षा मंत्री को अप्रोच किया, और हाल में ही इनका जो अपराधी सैन्य मंत्री बना रखा है वो गणेश जोशी, वो सीडीएस के पास गया था। हमने सीडीएस को भी बता दिया, सीडीएस साहब को बता दिया, अगर यहाँ इसको उद्घाटन करने आओगे तो आप भ्रष्टाचार के उस किले पर मोहर लगाओगे। ठीक है सर। भ्रष्टाचार थपलियाल साहब समय बहुत कम है। मनोज जी नहीं, अरे सतीश जी नहीं, मनोज जी आप इसके बाद बोल लीजिएगा। पहले मनोज जी पहले आप बोलिए। सर प्लीज मैं कुछ कह रही हूँ, मनोज जी आप बोलिए। गरिमा जी मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता बहुत बौखलाहट में। सर बहुत कम समय है, जल्दी आप भी कंप्लीट कीजिएगा। हाँ मुख्यमंत्री की अपनी बात बताइए।
अरे सुन तो लीजिए, आपने भी सारे उम्र तो कांग्रेस आप अपनी बात बताइए, बौखलाहट क्या अब आप देख रहे लोग हो? बहस बौखला करेंगे, मैं क्लोजिंग कर दूं? इतना मत बौखलाइए। अरे सर प्लीज बोलिए, बोले मनोज जी, आपको कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए। गरिमा जी, हाँ। कांग्रेस के पास इस बार बहुत जनहित के मुद्दे हैं जिन पर ना तो बीजेपी की नजर गई, ना धामी ने काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा और चाहे वो रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इस बार गरिमा जी ये रहेगी कि जो पार्टी सत्ता में प्रभु श्री राम के नाम पर आई थी, वो श्री राम चढ़ावा डकैती में ये जो भाजपा और संघियों ने मिलकर जो डकैती की है वो बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में जो हमारा पवित्र धाम है, उसमें जिस तरह से इन्होंने चढ़ावा डकैती की है, भाजपा और संघियों ने मिलकर की है। और जो इनके हैंडलर, चाहे वो देहरादून में बैठे हैं, चाहे वो लखनऊ बैठे हैं, चाहे वो नागपुर बैठे हैं, चाहे दिल्ली बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, सबकी मिली भगत चलिए आपकी बात आ गई। कुछ आप किसी और ही मुद्दे पर चले गए मनोज जी। कार्यालय बने हैं, ठीक है, इन्हीं चढ़ावा डकैतियों से बने हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया सर। अब सतीश जल्दी से एक लाइन। गरिमा जी अभी एक बात, गरिमा जी बहुत कम समय मिला है। हमारे राहुल गांधी जी ने युवाओं की बात उठाई और इस बार का युवा जाग चुका है। और चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो युवा युवाओं को समझेगा। सहारा लेना पड़ रहा है। चलिए मोदी को सतीश जी, सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन युवा इस बार इनकी जुमलेबाजी में, ठीक है सर, बहुत कॉमन बात है। चलिए सतीश जी आप बोले जल्दी से, सतीश जी आप बोले लास्ट। देखिए गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे प्रवक्ता आते हैं विद्वान है, लेकिन उनको थोड़ा अपना नॉलेज भी बढ़ा के आना चाहिए। सैन्य धाम को लेकर जो TIN जारी की थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है कि सैन्य धाम को छोड़ दीजिए, उस पर राजनीति मत करिए, आप इस तरह की बातें मत करिए। सैन्य धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्लीज आप लोग शोर मत मचाइए। पहले तो इस तरीके से चिल्लाने से आम जनता का विश्वास आप नहीं जीत पाएंगे। पहले तो आप लोग डिबेट में ही कम से कम अपना पक्ष शांति से रखना सीखिए, उसके बाद युवाओं के सामने जाकर अपनी बात रखिएगा। आप सबसे विनती है कि इस तरीके का व्यवहार कृपया करके टीवी पर ना ही किया करें। आप सब लोग वरिष्ठ जन हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस ने अपने संगठन को विस्तार दिया है, नई जिम्मेदारियां दी हैं। आने वाले चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कुल मिलाकर देवभूमि का यह दंगल आने वाले समय में बहुत दिलचस्प नजर आने वाला है। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।